Hello everybody, welcome back. I'm sure you must have enjoyed the topic of the dimensional analysis, and the second part is now available here. Dimensional analysis में जो second part है उसमें हम ये discuss करेंगे कि constant की dimension होती है या नहीं. Normally अगर पूछे तो ये बोलते हैं कि constant की dimension नहीं होती है, but there are certain constants जिनकी dimension होती है और कुछ ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है. तो हमने इस पूरे डिस्कशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स एंड डायमेंशनल कांस्टेंट. वी स्टार्ट विद नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स. ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन नहीं होती या दोज फिजिकल क्वांटिटीज हु डोंट हैव डायमेंशन. सबसे पहले तो प्योर नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, या फिर जैसे कांस्टेंट है पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं दैट इज 3.14, या फिर जैसे एक्सपोनेंट e which is equal to 2. The value of exponential is 2.718 like this. ये एक्सपोनेंशियल मतलब आप ये समझ जाइए कि जैसे e टू द पावर 2 हो गया, e टू द पावर 3 हो गया, या e टू द पावर x, ये सब नॉन डायमेंशनल है. इसमें जो x की वैल्यू होगी ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए. क्यों डायमेंशन लेस होना चाहिए? बिकॉज पावर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, पावर ऑफ एनी नंबर should be dimensionless. कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट में एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें पावर लिखा हुआ था और पावर में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी और उसको लिखना था, डायमेंशनलेस लिखना था और उससे एक क्वेश्चन सॉल्व होता. इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं कि पावर में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखते हैं और उसका कांस्टेंट की डायमेंशन या कुछ निकालनी होती है. सो द पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट विल ऑलवेज बी डायमेंशनलेस. मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी ने आपसे पूछा हो कि 4 टू द पावर 5 सेकंड कैलकुलेट करके दिखाइए. दैट इज एब्सोल्युटली फुलिश. पावर ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज will always be dimensionless. जैसे मैं कहूँ log, so logarithmic of any number, log 2, log 3, dash any number, ये सब non dimensional है. Now after this ratio, कोई भी रेशियो आप लेंगे वो सब डायमेंशनलेस होंगे. All the ratios are dimensionless. रेशियो में हम देखें जैसे मैकेनिकल एडवांटेज दिस इज डायमेंशनलेस. क्यों डायमेंशनलेस? क्योंकि ये रेशियो होता है लोड अपॉन एफर्ट. सिमिलरली रेशियोज के एग्जांपल जैसे वेलोसिटी रेशियो, जैसे कि एफिशिएंसी आप लोग जानते हैं दैट इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट या पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट. ये सब रेशियोज चल रहे हैं, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट. दीज ऑल आर रेशियोज. वेलोसिटी रेशियो हो गया. वेलोसिटी रेशियो के बाद में जैसे हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा. दैट इज स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये भी एक रेशियो है. इस रेशियो के बाद में फिर अगला देखते हैं दैट इज जैसे रिलेटिव डेंसिटी. सो रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ solid divided by density of liquid. So relative density is also a physical quantity which is a ratio and which will be dimensionless. Relative density के बाद में फिर आप permeability, relative permeability एक क्लास 12th में है. relative permeability which is denoted by mu r से denote करते हैं relative permeability को. ये permeability of free space divided by permeability in the medium. तो मीडियम की परमिएबिलिटी जो होती है वो फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी के टाइम्स म्यू आर टाइम्स होती है. ये भी रेशियो है. रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो रेशियो. दिस इज
relative permittivity, that is K, इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. दिस इज आल्सो डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस के सीरीज में अगर देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पहले ले चुके हैं. एब्जॉर्प्टिव पावर रेडिएशन वाले टॉपिक में आएगा. एब्जॉर्प्टिव पावर. So absorptive power will also be a physical quantity which is dimensionless physical quantity, क्योंकि ये भी रेशियो होता है. ये absorbed energy and absorbed energy divided by incident energy. So this is also the type of ratio. All these are always dimensionless physical quantity. Many more. अभी मुझे जो याद आ रही है मैंने लिख दिया. ये सारी dimensionless physical quantities हैं. जितने भी रेशियो होंगे वो सब dimensionless होंगे. इसके अलावा जितने भी constants होंगे, numbers होंगे, they all will be dimensionless. इसके बाद में one more thing that is left, which is very very important, and that is what is trigonometric ratios. We can't forget trigonometric ratio. वो तो बिल्कुल सबसे पहले रेशियो दिखाई दे रहा है. Sin theta, cos theta and all. Trigonometric ratios are dimensionless physical quantities. Trigonometric ratios. Sin theta, cos theta, tan theta and so on. ये सारे trigonometric ratios जितने भी हैं, these all are dimensionless. This is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse मतलब लंब बटे कर्ण, ये sin थीटा की वैल्यू है. आधार बटे कर्ण मतलब कि बेस upon hypotenuse. And perpendicular upon base. Perpendicular upon base. Base upon hypotenuse. ये सारे ratios हैं. आप देखिए these all ratios are dimensionless physical quantities क्योंकि ये trigonometric ratios हैं. अब इन trigonometric ratios में ये क्या चीज लिखा हुआ है? This is called angle. ये angle है. ध्यान से देखिएगा ये angle. Angle is denoted by theta. इसको हम plane angle बोलते हैं. This is also called plane angle. ये प्लेन एंगल है. इंपॉर्टेंट चीज ये हाउ वी डिफाइन एंगल. एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल को डिफाइन करने का तरीका है, ये देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर है. यहां पर हमने सर्कल और सेंटर को ऐसे लिया. यहां पर ये एंगल जो है डेल्टा थीटा, ये एंगल है. इसके अलावा ये जो आर्क लेंथ है, दिस आर्क लेंथ लेट अस कंसीडर इज डेल्टा एल. दिस आर्क लेंथ इज डेल्टा एल. The radius of the circle is small r. तो एंगल कैसे डिफाइन किया जाता है? That angle delta theta, that angle will be equal to arc length divided by radius. Arc length divided by radius, that means delta theta, that will be equal to delta L divided by radius small r. यहां पर हम देखें तो इसका रेशियो जो है डेल्टा एल, दैट मींस लेंथ ऑफ द आर्क, दैट विल आल्सो बी मेजर्ड इन मीटर. स्मॉल आर रेडियस, दैट विल आल्सो बी मेजर्ड इन मीटर. दैट विल गेट कैंसल्ड और आप देखेंगे कि ये जो एंगल है ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है. दिस एंगल इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशनलेस है लेकिन ये यूनिटलेस नहीं है. डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस. यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. ये बहुत स्पेशल चीज है. पूरे फिजिक्स में दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायमेंशनलेस हैं बट यूनिटलेस नहीं है. अदरवाइज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज जो भी होती हैं वो सब यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. एक ये एंगल है, इसके बाद दूसरा मैं उससे भी इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, दैट इज सॉलिड एंगल. एंगल एंड सॉलिड एंगल, दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस. और अगर यूनिटलेस नहीं है तो एंगल की यूनिट क्या होती है? दैट इज रेडियन. Standard unit of the angle is radian, although angle is also measured in degrees. Degrees में भी मेजर किया जाता है, लेकिन जो SI unit standard unit है एंगल की, that is radian. So angle is always measured in radian. Angle is a dimensionless physical quantity, but not unitless.
ये याद रखने वाली चीज है, डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस, द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल। अगला पॉइंट जो है वो है सॉलिड एंगल। याद रहे कि ये जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, या फिर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये सब डायमेंशनलेस होंगे और साइन के अंदर जो भी लिखा होगा वो एंगल ही होगा। देखिए साइन के अंदर जो भी लिखा है, कॉस के अंदर जो भी लिखा है वो सब एंगल होगा और एंगल होगा तो इसके अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी होगी वो भी डायमेंशनलेस होगी। जैसे हमने यहां पर कहा that if I say that sin kx minus omega t, अगर हम ऐसा बोले sin kx minus omega t, जिसमें x जो है वो मीटर में है, जिसमें t जो है वो सेकंड में है, और हमसे पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ k, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा, तो आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा ये पूरा एंगल है, और साइन के अंदर अगर एंगल है तो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। k की वैल्यू l-1 होनी चाहिए, k की डायमेंशन l-1 होनी चाहिए, क्योंकि इसकी डायमेंशन तो l है, मीटर, लेंथ, सेकंड, टाइम, इसकी डायमेंशन तो टाइम है। सो डायमेंशन लेंथ है, डायमेंशन टाइम है, तो अगर यहां लेंथ है तो यहां l-1 होनी चाहिए, यहां टाइम है तो यहां t-1 होनी चाहिए। मतलब जो k है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो हम बाद में देखेंगे, ये वेव मोशन में आता है। k इज अ फिजिकल क्वांटिटी whose dimension is l-1, omega is a physical quantity whose dimension is t-1, the very important question of NCERT। NCERT का बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज में साइन के अंदर या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अंदर जो भी लिखा होगा वो एंगल होगा, और एंगल शुड ऑलवेज बी अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। सो एंगल के बारे में डिस्कशन हो गया, अब बात होती है सॉलिड एंगल के बारे में। The next will be the solid angle. Remember we are discussing all those physical quantities whose dimension is not there. That means whose the physical quantities which are dimensionless physical quantities. So next is considering solid angle. Angle हो चुका, अगला है solid angle। देखिए solid angle, पहली बात तो ये डेल्टा ओमेगा से डिनोट किया जाता है। दूसरी चीज जो सॉलिड एंगल होता है ये 3D एंगल होता है, मतलब 3 डायमेंशनल एंगल होता है। 3 डायमेंशनल एंगल क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि ये एक स्फीयर है। अभी हमने जब एंगल को एक्सप्लेन किया था तो मैंने सर्कल बनाया था, अब मैं बना रहा हूं स्फीयर। क्या है ये? स्फीयर। एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज अ स्मॉल r, और इस स्फीयर के सरफेस पर हमने एक ब्लैक स्पॉट इसके ऊपर हमने पेंट कर दिया, ब्लैक स्पॉट पेंट कर दिया। ब्लैक स्पॉट पेंट करने के बाद द एक्सट्रीमिटीज ऑफ दिस ब्लैक स्पॉट इज जॉइंड लाइक दिस, ऐसे करके इसको जो सर्कमफरेंस है इस ब्लैक स्पॉट का स्फीयर के ऊपर जो बनाया गया उसको हमने ऐसे जॉइन कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक स्पॉट का एरिया बन रहा है, ये डॉटेड या ये जो हमने एरिया यहां पर ब्लैकन किया हुआ है, दिस इज डेल्टा ए, ये एरिया मैंने डेल्टा ए लिया। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज स्मॉल r, और ये जो 3 डायमेंशनल एंगल, ये गोल गोल सेंटर पे 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है, इसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये सॉलिड एंगल है। 3D है, समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बढ़िया समझा सकते हैं। अब देखिए जैसे ये पेपर है, इस पेपर से हमने कोन बना दिया लाइक दिस। ये देखिए ये पेपर से हमने कोन बनाया। इस कोन को बनाने के बाद आपको ये कोन साफ दिखाई दे रहा होगा, और इस कोन में आप देख रहे होंगे कि ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस, ऐसे करके ये यहां पर ये सरफेस एरिया हुआ, ये सेंटर हुआ, ये अंदर जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इनसाइड, this angle is what 3-dimensional angle is what we call as solid angle, denoted by delta omega. I'm sure the matter is clear. 3-dimensional angle is solid angle. ये जो solid angle है, how we calculate this solid angle,
उसके लिए हमने जो एंगल वाला फॉर्मूला था उसी से इंस्पायर होकर एक नया फॉर्मूला निकाला, दैट इज डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए। ये देखिए एरिया ऊपर आया, नीचे आर स्क्वायर लिखे तभी मीटर स्क्वायर आएगा एंड इट विल गेट कैंसल्ड। अगेन दिस इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी अगेन, बट नॉट यूनिटलेस, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका यूनिट इज स्टेरेडियन इसका यूनिट है, एंगल का यूनिट था रेडियन एंड दिस यूनिट इज स्टेरेडियन, सो सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल। नाउ आफ्टर डायमेंशनल कांस्टेंट्स, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स, हमने नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स आपको पढ़ा दिया। अब अगला हम बता रहे हैं वो कांस्टेंट जिनकी डायमेंशंस होती हैं, दैट मींस डायमेंशनल कांस्टेंट्स कौन से हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट्स में सबसे पहले है, लेट अस स्टार्ट विद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, वो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। जनरल जो फॉर्मूला बुक्स में लिखा होता है मैं वो फॉर्मूला नहीं यूज करता क्योंकि वो मुझे डिफिकल्ट लगता है। इजी फॉर्मूला ये है 6 पाई eta r into v, this is coefficient of viscosity। ये फोर्स का फॉर्मूला है, स्टोक्स लॉ से आता है, this is from स्टोक्स लॉ। ये स्टोक्स लॉ से ये फॉर्मूला आता है और स्टोक्स लॉ भी आपने पढ़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, ये 6 पाई है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, r चाहिए v चाहिए, आराम से निकल आएगा। फोर्स की डायमेंशन जो होती है दैट इज mlt-2 और r की डायमेंशन इज l, this is lt-1, so this l will get cancelled and final answer is ml-1 and t to the power -1। so the dimensions of the coefficient of viscosity is ml-1 t to the power -1। ये जो कांस्टेंट्स की डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज फार एज योर स्कूल एग्जाम इज कंसर्न। स्कूल के एग्जाम में ये हम 5-6 डायमेंशंस आपको निकाल के दिखा रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई जरूर आता है। पहला हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट आपको याद होगा, प्लैंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंगुलर मोमेंटम में एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन निकाल के हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना पहले से ही आपको सिखा दिया है, लेकिन फिर भी एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला होता है फोटोनिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h न्यू। न्यू नया नहीं है, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड E इज एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन एंड H स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। यही हमको निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट। आसान बात, H इज इक्वल टू एनर्जी E डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t-2, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम होती है, सो दिस विल बी t-1। आंसर आपके सामने ml² t-1, ml² t-1। एक बात और, नॉर्मली स्टूडेंट्स आस्क मी, सर आपने उसमें प्लैंगुलर मोमेंटम बताया, तो प्लैंगुलर मोमेंटम में हमने एंगुलर मोमेंटम से डायमेंशन निकाली और हमने यही कह दिया कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है ml² t-1। तो ये तो आपने शॉर्टकट बता दिया। ये शॉर्टकट क्या हम स्कूल के एग्जाम में लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। आप वहां पर जब डायमेंशन निकालेंगे तो क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन आएगा और वो पूछेंगे व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। They will not ask you write down the related formula of the Planck's constant. Planck's constant का फॉर्मूला नहीं लिखना होगा आपको लिखना होगा that h is equal to ml² t-1। अगर आप ये भी लिख देते हैं कि Planck's constant is equal to dimensional formula for Planck's constant is equal to the dimensional formula for angular momentum, तब भी गलत बात नहीं होगी। क्लास 12th में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या फिर आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, वहां पर बोर्स पोस्टुलेट पढ़ा होगा और बोर्स पोस्टुलेट में भी आप देखेंगे वहां पर भी लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई।
सो NH अपॉन 2 पाई ये बात भी आपको बताता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH अपॉन 2 पाई है, n कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन के बराबर होती है एंड दिस इज फ्रॉम बोर्स फार्मूला, बोर्स पोस्टुलेट. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल gravitational constant. This is universal gravitational constant which is denoted by capital G. अब आपको इसका फॉर्मूला निकालना हो तो इससे रिलेटेड कोई भी एक फॉर्मूला लिखिए. फॉर्मूला होता है फोर्स बिटवीन टू मासेस, दैट इज G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. m1 m2 मासेस है, ये फोर्स है, ये r डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस है. तो हम यहां पर लिख पाएंगे दैट इज कैपिटल G का जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी इक्वल टू F इनटू r स्क्वायर, ये r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय m1 m2. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखें तो फोर्स का है mlt -2, डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस लेंथ है l स्क्वायर हो गया, यहां पर m मास m1 के लिए, m मास m2 के लिए, this will get cancelled and the final answer dimensions for universal gravitational constant is m to the power -1, this is l cube and this is t to the power -2. m to the power -1 l cube t to the power -2, ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बाद में अगला आता है दैट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ये हमारा थर्ड फार्मूला था. द फोर्थ वन इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आप देखेंगे कैपिटल R से डिनोट किया जाता है. कैपिटल R से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं. नॉर्मली कैलकुलेट करने के लिए आप PV इज इक्वल टू nRT भी यूज कर सकते हैं, जिसमें ये R आपको यही वाला फॉर्मूला निकालना है, ये R आप निकाल सकते हैं. बट आई डोंट प्रेफर दिस फॉर्मूला. हमको अच्छा लगने वाला फॉर्मूला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में K इज इक्वल टू 3/2RT, where T stands for temperature of the gaseous molecules, K stands for kinetic energy. और आप देख रहे हैं कैपिटल R गैस कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना इजीली निकलेगा. सो कैपिटल R का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशंस ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टेंपरेचर कैपिटल T. काइनेटिक एनर्जी इज ml² T -2. काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो ml² T -2 होगा, डिवाइडेड बाय थीटा. टेंपरेचर को हम थीटा से डिनोट करेंगे, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय थीटा. और आंसर निकालेंगे तो ये आ गया ml² T -2 थीटा टू द पावर -1. सो डायमेंशंस ऑफ कैपिटल R दैट इज ml² T -2 एंड थीटा टू द पावर -1. नेक्स्ट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के साथ साथ अगर हम लास्ट देखेंगे तो वो आता है इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है उसकी डायमेंशंस में आप बिल्कुल चिंता रहित रहिए, क्योंकि एक डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल चुके हैं. वही डायमेंशनल फार्मूला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए भी होगा. दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल k, ये स्मॉल k से डिनोट करते हैं. एंड दिस स्मॉल k इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय n नॉट. व्हाट इज n नॉट? n नॉट क्या चीज है? n नॉट इज एवोगाड्रोस नंबर. और एवोगाड्रोस नंबर का मतलब वो एक नंबर है केवल. अगर नंबर है सो दिस इज एवोगाड्रोस नंबर. एंड एवोगाड्रोस नंबर विल बी द डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी. सो इस पूरे में जो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आएगी वो सेम एज गैस कांस्टेंट ml² T -2 theta to the power -1. This is also the dimensions of Boltzmann constant. Boltzmann constant की dimension ml² T -2 theta to the power -1. Now the next जो बचा हुआ है that is sixth point, और वो है coefficient of thermal conductivity. So thermal conductivity
थर्मल कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कैपिटल K। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए इससे रिलेटेड अगर हम फॉर्मूला देखें तो Q अपॉन T दैट इज रेट ऑफ हीट फ्लो, इसका फॉर्मूला होता है Ka डेल्टा T डिवाइडेड बाय L, जहां पर डेल्टा T टेम्परेचर है। फॉर्मूले में क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही हैं वो आपको पता हो तो आप किसी भी फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। L लेंथ है, A एरिया है, एरिया का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है, Q इज द हीट एनर्जी, दिस इज हीट एनर्जी, and T stands for time for which the heat energy is supplied, this is time। अब K की डायमेंशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो K को सब्जेक्ट बना लीजिए, दिस इज Q इंटू L डिवाइडेड बाय टाइम T, और ये A और ये डेल्टा T, याद रहे डेल्टा T यहां पर टेम्परेचर है। सो दिस Q इज द एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन ml स्क्वायर T माइनस 2, ये L दिया हुआ है, यहां पर T टाइम है कैपिटल T, एरिया है L स्क्वायर हुआ, दिस इज डेल्टा T is a theta, that is temperature. So the dimensions of thermal conductivity is, ये देखिए L square cancel हो गया, बचा है m L T to the power minus 3 and theta to the power minus 1, m L T to the power minus 3 and theta to the power minus 1. So this will be the thermal conductivity. एक और देख लेते हैं जो रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्डा एंड इज इक्वल टू RH, दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। डायमेंशंस ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ RH आपको दिख रहा होगा, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, लैम्डा दैट इज वेवलेंथ, और वेवलेंथ इज अ लेंथ, और लेंथ का रेसिप्रोकल दैट इज L माइनस 1। इस फॉर्मूले को अगर हम बहुत तमीज से लिखें तो L माइनस 1 के साथ साथ मास नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। सो द डायमेंशंस ऑफ RH दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 L minus 1 T0। Now the remaining part is application of dimensions। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन आता है दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आप 10th क्लास में केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में एंड ऑल इस तरीके से कन्वर्ट करके और यूनिट्स को कन्वर्ट कर लिया करते थे, लेकिन यहां पर एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड यूज करना है। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड इफ आई आस्क यू सम फुलिश क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ज्यादा है, 1 मीटर ज्यादा है या 100 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर कौन सा ज्यादा है। मैंने कहा कि भाई ये 1 है और ये 100 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 100, सो 100 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, तो आप कहेंगे सर आपको मीटर और सेंटीमीटर नहीं दिखाई दे रहा है, देन आई विल से यस। क्या बात हो रही है यहाँ पर, दैट एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट आप लेंगे दैट इज मेड अप ऑफ two different things, number 1 its numerical value and number 2 its unit। यहां पर कोई भी मेजरमेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों मिलाकर जब हम देखते हैं तब हम उस मेजरमेंट की वैल्यू को देख पाते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट छोटी है, यूनिट इज स्मॉल, देन न्यूमेरिकल वैल्यू इज लार्ज, एंड यूनिट इज लार्ज देन न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉल, एंड टोटल मिलाकर ये दोनों चीजें सेम है। I repeat, unit is a small, numerical value is large, unit is large then numerical value is a small। This is one example। इससे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है N1U1 is equal to N2U2। What is N1U1 into U2? N1 is the numerical value in the first unit system, N2 is the numerical value in the second unit system। मतलब यूनिट सिस्टम चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। यूनिट सिस्टम को आप ये समझ लीजिए कि ये यूनिट जो है डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला लिखा होता है ये यूनिट। एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइम्स, कितने डाइम्स होते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइम्स इज
कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका कि यहां पर न्यूटन को आप ये देखिए कि किसका यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में लिखिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज mlt-2। ऐसा ही डायमेंशनल फॉर्मूला फिर से एक बार यहां पर लिख दीजिए mlt-2। ये हो गया यूनिट नंबर 1, ये हो गया यूनिट नंबर 2। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू n1 u1 into u2 यूज कर रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट यूनिट सिस्टम में 1 है, ये पहला यूनिट सिस्टम है m1 l1 t1 to the power -2। सेकेंड यूनिट सिस्टम में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, ये सेकेंड यूनिट सिस्टम है m2 l2 t2। नाउ न्यूटन इज mks यूनिट। mks आप लोग समझते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, और डाइन्स इज सीजियस यूनिट। सीजियस आप लोग समझते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सो डाइन्स इज सीजियस सिस्टम, mk सिस्टम न्यूटन है। यहां पर m1 l1 t1 mk सिस्टम में लिखा जाएगा, m2 l2 t2 सीजियस सिस्टम में लिखा जाएगा। आंसर n2 जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू m1 upon m2, the next is l1 upon l2, and then further is this is t1 upon t2 to the power -2। we substitute all these values। m1 ये फर्स्ट यूनिट सिस्टम है mk सिस्टम में, तो ये kg हो जाएगा, l1 मीटर में हो जाएगा, t1 सेकंड में हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, एंड दिस विल आल्सो कम इन सेकंड पावर -2 हुआ, दिस इज kg। नाउ आफ्टर दिस जब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे kg कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। दिस इज 1000 ग्राम, kg इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, ये kg हो गया। मीटर कैन बी रिटन एज 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। Second and second is already cancelled, and the final answer is 10 to the power 5। Final answer n2 is equal to 10 to the power 5। So the value of n2 is 10 to the power 5. That means we can write that 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dynes। ये निकालने के लिए हम क्लास 10th वाला kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला मेथड भी यूज कर सकते थे, लेकिन क्लास 11th में कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो होगा वो हम इसी तरह से करेंगे। एक न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करना है, तो जो यहां पर लिखा हुआ है इसका रिलेटेड डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। डायमेंशनल फार्मूला लिखने के बाद फिर वही डायमेंशनल फार्मूला यहां कॉपी करिए, यहां पर m1 l1 t1 लिखिए, यहां पर m2 l2 t2 लिखिए, और उसके बाद ये कौन से सिस्टम में है, mk सिस्टम में है, cgs सिस्टम में है, या फुट पॉन्ड सेकंड सिस्टम में है, fps सिस्टम में, जिस सिस्टम में भी है उसको लिख के, और यहां पर इसी तरीके से हम अगला यूनिट यहां पर लिखेंगे एंड वी सॉल्व। क्लास 11th स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में आपको यही मेथड फॉलो करना होगा, कोई भी दूसरा शॉर्टकट करने पर स्कूल के टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे। आई एम श्योर ये बात आपको समझ में आई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप नेक्स्ट होमवर्क में 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ्स, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ्स, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क, 1 जूल विल बी इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ्स, दैट विल बी योर होमवर्क, राइट। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में जो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। नाउ हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, उसके लिए हमको चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि दैट इज 1 मैंगो 2 पेन्स 3 कॉपीज एंड 4 टेबल्स, टोटल कितना हुआ? क्या आप इसका टोटल निकाल पाएंगे? 4 3 7 2 9 and 1 10 10 व्हाट? क्या चीज 10 लिखेंगे? कुछ लिख ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि 1 मैंगो एक आम है
और 2 पेन हैं और 3 कॉपीज हैं और 4 टेबल हैं, सब कुछ अलग अलग है, सबको जोड़ नहीं सकते। इन सबको कैसे भी कितने भी बार कहें कि व्हाट इज द टोटल, तो आप हर बार यही कहिएगा 1 मैंगो 2 पेन्स 3 कॉपीज एंड 4 टेबल्स। टोटल कितना हुआ? 1 मैंगो 2 पेन्स 3 कॉपीज एंड 4 टेबल्स। इसका टोटल नहीं कर सकते बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही होता है दैट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड whose dimensions are same। उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, अगर हम आपसे कहें 1 सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड एंड 5 न्यूटन, इन सबको ऐड करिए, तो व्हाट नॉनसेंस इज दिस? इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? सबके यूनिट्स अलग अलग हैं, इनको ऐड नहीं कर सकते। यही चीज हमारे लिए यूज होती है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए, मतलब ओनली those physical quantities can be added or subtracted whose dimensions are same, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इज दैट क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। हम फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी विश टू चेक दैट v is equal to, this is illustration number 1, v is equal to u plus at। we wish to check this formula is correct or this formula is wrong। इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हर एक अलग अलग पार्ट की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐड तभी हो सकते हैं जब इनकी डायमेंशन सेम हो। इसके बाद में ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम हो। फॉर एग्जांपल, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन अगर हम देखें तो दिस इज lt-1। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी मतलब v, ये फाइनल वेलोसिटी lt-1। मैं राइट हैंड साइड देख रहा हूं, राइट हैंड साइड में पहली फिजिकल क्वांटिटी है u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। डायमेंशंस ऑफ u दैट इज आल्सो lt-1। मैं इसकी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी देख रहा हूं, डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन इनटू टाइम। एक्सीलरेशन की डायमेंशन है lt-2 और टाइम की डायमेंशन है t, so this is lt-1। hence all the dimensions are mutually equal as well as left hand side is equal to right hand side as far as dimension is concerned। the formula is correct। ये correct formula है। is that clear? another very important formula we start with, that is example number या illustration number 2। we wish to check that s is equal to ut square plus half at square। is this formula correct or wrong? we wish to check this formula। how to check this formula? यहाँ पर dimensions of s क्या चीज है? that is displacement, t is time, u is initial velocity, a is acceleration। मैं आपको बता रहा हूँ s क्या चीज है, that displacement, dimension is l, u का डायमेंशन lt-1 इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है इसको t स्क्वायर लिखेंगे, प्लस हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, एक्सीलरेशन का डायमेंशन है दैट इज lt-2 एंड ये टाइम का डायमेंशन है t स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में l लिखेंगे, यहाँ पर l इंटू t आ जाएगा, पावर्स को ऐड करेंगे और यहाँ पर आएगा ओनली l, ये पावर्स को ऐड करेंगे, खत्म हो जाएगा। आप देखिए ये ऐड नहीं हो सकता। This is against principle of homogeneity। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अगेंस्ट है, सो इनकरेक्ट फॉर्मूला जो है वो इनकरेक्ट है। आप ये मत सोचिए कि मुझे फॉर्मूला मालूम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि फॉर्मूला मालूम है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो उसके लिए हम ऐसे मेथड लगाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। The third one is very important and believe me कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस वाले सेक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है तो ये वाला है। Sn is equal to u plus a by 2 in bracket 2n minus 1।
इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन दीस टू फॉर्मूला? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है वो फॉर्मूला बताता है t टाइम में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये बताता है tth टाइम में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, nth टाइम में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। फॉर एग्जांपल 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो 20 सेकंड हुए टोटल, 1 2 3 4 5 टोटल 20 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट, और 20th सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये वाला फार्मूला बताएगा। 20 सेकंड में 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो फार्मूला बताएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 20वें सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। इस फार्मूले में ये पूछते हैं कि फार्मूला करेक्टनेस चेक करनी है, whether the formula is correct or wrong। कैसे चेक करेंगे? और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते हैं व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ Sn। साइंस विल हैव यूजुअल मीनिंग। Sn की डायमेंशन क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है, ये 2n माइनस 1 ये पूरा का पूरा टाइम है, ये टाइम की डायमेंशन है। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस ऑफ Sn की डायमेंशन, Sn डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन nth सेकंड, 20वें सेकंड में या 20वें सेकंड का मतलब या 11वें सेकंड में किसी भी nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ये L नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड कितने सेकंड का होता है? 20वां सेकंड जो होता है वो 1 सेकंड का होता है। कैसे? 19 सेकंड खत्म हो गए, इसके बाद 20वां सेकंड शुरू हुआ, फिर जब 20वां सेकंड खत्म हो गया तो 21वां शुरू हो गया। मतलब 19 के बाद और 21वें के पहले जो टाइम इंटरवल था उसको हम 20वां सेकंड बोल रहे हैं। मतलब nth सेकंड मतलब 20th सेकंड इज ऑफ ड्यूरेशन 1 सेकंड। सो बेसिकली Sn क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, एंड डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड इज नॉट डिस्प्लेसमेंट ओनली, इट इज डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड इज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है, तो Sn में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज Lt-1, ये Lt-1 है यहां पर, दिस इज ऑल टाइम। Lt-1 की डायमेंशन आपको चाहिए थी, ये Sn की डायमेंशन Lt-1 है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दाव पेच है, बाकी सब सही है। राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ u इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी Lt-1। अभी तक मामला बिल्कुल सही चल रहा है। फिर अगला पॉइंट है a by 2 इन ब्रैकेट 2n minus 1, इसकी डायमेंशन हमको लिखनी है 2n minus 1, that will be equal to acceleration की डायमेंशन होती है Lt minus 2, 2n minus 1 as I said ये टाइम की यूनिट है, so this is t, आंसर is Lt minus 1। so लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड में म्यूचुअली सारी डायमेंशन सेम आ रही है। ये देखिए Lt minus 1, this is also Lt minus 1, left hand side dimensions are equal to the right hand side dimension, so LHS is equal to RHS, मतलब फॉर्मूला इज करेक्ट। जो फॉर्मूला हमने चेक करने के लिए लिया था वो फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। नाउ द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कांसेप्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सिंपली, और उससे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अपने आप में। वेलोसिटी, उन्होंने कहा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट a b c d in the given equation v is equal to a plus bt plus c upon t plus d। इसमें आपको डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट निकालने हैं, जहां पर a b c d कांस्टेंट है। v उन्होंने कहा है कि ये वेलोसिटी है, दैट इज मीटर पर सेकंड है, और t जो है वो सेकंड में है। अब आप ये देखिए कि इसमें एक हो गया वेलोसिटी, दूसरा पार्ट हो गया a, तीसरा पार्ट हो गया bt, और चौथा पार्ट हो गया c upon t plus d। क्वेश्चन को सॉल्व करने का मूल मंत्र ये है कि सबकी जितने पार्ट मैंने आपको गिनाए, 4 पार्ट, नंबर 1 वेलोसिटी, नंबर 2 स्मॉल a कांस्टेंट, नंबर 3 bt, एंड नंबर 4 c upon t plus d, ये सब की टोटल डायमेंशन आपस में बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर अननोन क्या है? एक अननोन है, b अननोन है, c और d ये दोनों अननोन है। क्या इन चारों जितने भी 4 इसमें पार्ट हैं, इसमें से v वेलोसिटी है, इस पार्ट की डायमेंशन पूरी की पूरी मालूम है। a वाले पार्ट में केवल a की डायमेंशन मालूम ही नहीं है, निकालनी है। bt में t की मालूम है, b की नहीं निकालनी है, b की मालूम नहीं है, वो निकालनी है।
कि c अपॉन t प्लस d में से t की डायमेंशन मालूम है, d की भी निकालनी, c की भी निकालनी। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सब की डायमेंशन मालूम है? दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। सो वी स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। ये सॉल्यूशन मैंने शुरू किया। सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड v है और v की डायमेंशन है lt माइनस 1। अब lt माइनस 1 जो डायमेंशन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हर एक की डायमेंशन lt माइनस 1 के बराबर हो। a की डायमेंशन, दैट मींस डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू lt माइनस 1, ये इसके बराबर होनी चाहिए। bt की भी डायमेंशन इसके बराबर होनी चाहिए और ये पूरे की भी डायमेंशन इसके बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट, दैट इज डायमेंशन ऑफ bt दैट शुड बी इक्वल टू lt माइनस 1। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस t, इसकी भी डायमेंशन lt माइनस 1 के बराबर ही होनी चाहिए। क्वेश्चन में पहला आंसर तो देखते ही आ गया। दूसरे आंसर को फर्दर प्रोसीड करेंगे तो b, डायमेंशन ऑफ b केवल निकालनी है तो ये हो जाएगा lt माइनस 1 होल अपॉन, ये t नीचे आ जाएगा, टाइम। सो दिस इज t। आंसर आपको इसका भी पता चल गया, lt माइनस 2। अब c की डायमेंशन और d की डायमेंशन, इसमें डायमेंशन ऑफ d ये तो बहुत ही क्लियर है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम t। देखिए d और t तभी जुड़ सकते हैं जब टाइम की डायमेंशन के बराबर d की डायमेंशन हो। मामला सॉल्व हो गया। डायमेंशन ऑफ d, जो d कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन t हो गई। अब यहां भी t डायमेंशन है, यहां भी t डायमेंशन है, इसका मतलब फर्दर अगर इसको देखें तो डायमेंशन ऑफ c अपॉन, ये c की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन, तो टाइम की डायमेंशन तो कैपिटल T होती है। इधर की तरफ कितनी है? दैट इज इक्वल टू lt माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आएगा दैट डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू lt माइनस 1, so t का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा n। सो आंसर हो गया डायमेंशन ऑफ c इज कैपिटल L, डायमेंशन ऑफ d इज कैपिटल T एंड एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। नाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड एक बहुत फेमस क्वेश्चन है और वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन के कांस्टेंट्स निकाले जाते हैं। इसमें बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुका है, स्कूल के एग्जाम के लिए तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये प्रेशर है A, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन P plus A upon V square, V minus B is equal to RT। दिस इज द रॉ फॉर्म ऑफ PV is equal to nRT। यहां पर उन्होंने कहा कि ये प्रेशर, दिस इज V, दैट इज वॉल्यूम। आपको A और B इन दोनों की डायमेंशंस निकालनी है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये V माइनस B हो रहा है, मतलब डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, और V एक वॉल्यूम है, ये मैंने पहले ही बताया, ये दोनों वॉल्यूम है। L क्यूब आंसर आ गया, मामला फाइनल हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। B का डायमेंशन L क्यूब। A का डायमेंशन निकालना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है दोनों पार्ट की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, मतलब P की डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A अपॉन V स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर P। प्रेशर P होता है फोर्स अपॉन एरिया, सो डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर डायमेंशन ऑफ A होल अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशन आप जानते हैं L क्यूब होती है, उसका होल स्क्वायर कर देता हूं। फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं mlt माइनस 2 होती है, एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर होती है। सॉल्व कर दे रहा हूं, डायमेंशन ऑफ A दैट इज इक्वल टू, ये L स्क्वायर है, ये m है, ये L टू द पावर माइनस 1 होगा, ये t टू द पावर माइनस 2 होगा, और ये L टू द पावर 3 टू द 6 आएगा, L टू द पावर 6 यहां मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज L टू द पावर 6। फाइनल आंसर, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू m L टू द पावर 5 t टू द पावर माइनस 2। ये m में कुछ नहीं है, दैट मींस पावर 1, m टू द पावर 1, L टू द पावर 5, t टू द पावर माइनस 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट application of the dimensional analysis, that is derivation of the formula. So derivation of the formula is the last application. To learn the derivation of the formula, let us directly start with the question. Question से शुरू करते हैं।
और क्वेश्चन कैसे दिया होता है, क्वेश्चन में ये देते हैं दैट टाइम पीरियड, दिस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम capital T is depending on its length small l पर डिपेंड करता है, and acceleration due to gravity small acceleration due to gravity small g derive expression for capital T. capital T के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है. कैसे कैपिटल T के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करें? सॉल्यूशन कैसे कैपिटल T के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, उसका तरीका ये है. रिमेंबर ये पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट से स्कूल के एग्जाम में, एकेडमिक में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया जाता है. हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन the strategy to handle the question for your school exam and for your competitive exam. तरीका, सबसे पहले स्कूल में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, दैट सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, दिस इज स्टेप नंबर 1. पहला स्टेप होगा कि जिसका फॉर्मूला निकालना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना है, उसको प्रोपोर्शनल टू जो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, एल पर डिपेंड कर रहा है, जी पर डिपेंड कर रहा है, पावर एक्स हो गया, पावर वाई हो गया, L to the power x, L to the power y. हमको सिर्फ x और y की वैल्यूज निकालनी है, फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाएगा. स्टेप नंबर 2 में इसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डाल दीजिए k, and that will be L to the power x, G to the power y. स्टेप नंबर 3 का मतलब ये होता है substituting dimensions of all physical quantities, जो भी इसमें फिजिकल क्वांटिटी है सबकी डायमेंशंस लिखना. जैसे यहाँ टाइम पीरियड है, इसकी डायमेंशन कैपिटल T होगी. इसके अलावा यहाँ पर मास नहीं है, लेंथ भी नहीं है, तो m0 l0 t, और t का मतलब t की पावर 1. कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं, लेंथ है L to the power x, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो वो एक्सीलरेशन ही है, Lt - 2 होल टू द पावर y. अब अगले स्टेप में हम इसमें इसको पावर्स को सेट कर लेंगे, तो m to the power 0, L to the power 0, t to the power 1, ये L to the power x है, ये L to the power y है, और ये t to the power -2y है. सेम बेस दिए हुए हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. आंसर में m0 l0 t to the power 1, यहां पर L to the power आएगा x plus y, और t to the power है -2y. अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ MLT फ्रॉम बोथ द साइड्स, ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ MLT की पावर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, m, l, t. यहां पर आपको दिख रहा है दैट x plus y की वैल्यू है 0, सो x plus y is equal to 0. इसके बाद में आपको दिख रहा है दैट t to the power -2y, यहां पर t to the power 1 है, सो -2y is equal to 1, so y will be equal to -1/2. y is equal to -1/2. मतलब यहां पर हम ये लिख पाएंगे दैट y का वैल्यू जो आना चाहिए, दिस y is equal to -1/2. अब y की वैल्यू -1/2 है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2. द वैल्यू ऑफ x विल कम आउट 1/2. नाउ आफ्टर दिस, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे. ये दो वैल्यूज जो हमने निकाली हैं, इन दोनों वैल्यूज को, इसको हम कह रहे हैं दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1.
इन दोनों वैल्यूज को यहां पर रिमेनिंग पार्ट में यहां पर दिखा रहा हूं दैट ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है t इज इक्वल टू k, l टू द पावर x लिखा हुआ है, x की वैल्यू है 1/2, l टू द पावर 1/2, g टू द पावर माइनस 1/2, ये y की वैल्यू है। t का फॉर्मूला आ गया k अंडर रूट l अपॉन g। याद रखिएगा, यहां तक अगर आपने सॉल्व किया, आपने पूरे 3 मार्क्स का काम कर दिया, आपको आंसर में नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इसके आगे फॉर्मूला मालूम है कि एक्चुअल फॉर्मूला होता है t, k की वैल्यू 2 पाई होती है, मतलब t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g होता है। अगर आपको ये k की वैल्यू मालूम है तो आप इसमें हाथ डालिए और आप यहां पर ये कह दीजिए एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू ऑफ k इज 2 पाई। जो k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाउंड है वो 2 पाई है, तो यहां पर t is equal to, we can write down the final answer is t is equal to 2 pi under root of l upon g। k is equal to 2 pi under root of l upon g, ये फाइनल आंसर आ गया। आप चाहें तो ये फाइनल आंसर लिखिए अथवा ये फाइनल आंसर ना लिखिए, आपने अपने मार्क्स का पूरा इंतजाम आपने यहीं पर कर लिया था। यहां पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यहां तक नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, जबरदस्ती मत लिखिए। अगर नहीं मालूम है एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू, अगर आपको आती है तो लिखिए, अगर नहीं आती है नो प्रॉब्लम। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट टॉपिक लेफ्ट इज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस में हम सबसे पहला अगर देखें कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे वर्क लिखा तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो यूनिक होगा, एक ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता, ml² t - 2। बट डायमेंशनल फॉर्मूला बट एनी फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला of any physical quantity will always be unique, but physical quantity will not be unique for any dimensional formula। मतलब जैसे हमने कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, मैंने लिखा that is ml² t - 2, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला तो ml² t - 2 ही होगा, लेकिन ml² t - 2 क्या केवल वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है? नो, ये डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का भी हो सकता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का भी हो सकता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का भी हो सकता है। So dimensional formula for any physical quantity will always be unique, but physical quantities will be different who will be having same dimensional formula। मतलब ये समझ लीजिए dimensional correctness of a formula does not ensure the physical correctness of the formula। मतलब अगर हमने बोला कि m0 l t0 डायमेंशन है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिस्टेंस की डायमेंशन है, वो डिस्प्लेसमेंट की भी डायमेंशन हो सकती है। सो डायमेंशनल करेक्टनेस किसी फार्मूले की है, अगर कोई फार्मूला हमने लिखा उसको डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फार्मूला करेक्ट है, वो फार्मूला गलत भी हो सकता है, लेकिन वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। सो डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला फिजिकली करेक्ट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी फार्मूला फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली डेफिनेटली करेक्ट होगा, ये बात बिल्कुल श्योर है। दूसरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि can't find dimensions of constant। डायमेंशनल मेथड से कांस्टेंट की डायमेंशन को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से डायमेंशनल मेथड से कांस्टेंट की डायमेंशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर जो प्रोडक्ट एंड डिवाइड या फिर एंड पावर्स, ये पावर्स से रिलेटेड फार्मूला हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड फार्मूला हो, डिवाइड से रिलेटेड फार्मूला, इसको तो डेराइव कर सकते हैं,
लेकिन इसके अलावा दूसरे रिलेशंस को, मैथमेटिकल रिलेशंस को डिराइव नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे कहा गया s is equal to ut plus half at square डिराइव करिए, you can't derive, cannot derive by using dimensional method। हाँ, उसमें आप सहारे के लिए ut डिराइव कर सकते हैं अगर आपको मालूम हो कि डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडिंग ऑन इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम। आप डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडिंग ऑन at स्क्वायर, a और टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम पर डिपेंड करता है, तो ये चीज डिराइव कर सकते हैं, ये चीज निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बीच में प्लस है माइनस है, ये डिराइव नहीं कर सकते। यहाँ पर 1/2 है, ये डिराइव नहीं कर सकते, मतलब प्लस माइनस साइन को डेरिवेशन में नहीं लाया जा सकता। प्रोडक्ट ले सकते हैं, डिवाइड ले सकते हैं और पावर्स ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसमें मोर देन, मैकेनिक्स में स्पेशली, मैकेनिक्स में अगर कोई भी फॉर्मूला more than 3 physical quantities, more than 3 physical quantities, 3 physical quantities से ज्यादा अगर कोई भी फॉर्मूला डिपेंड करता है, any physical quantity is depending on more than 3 physical quantity, उसको कैन नॉट बी डेराइव, इसको हम डेराइव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डेराइव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि कैपिलरी राइज होता है, दैट इज h इज इक्वल टू 2t cos theta अपॉन r rho g, 2t cos theta अपॉन r rho g, इसको डेराइव करें। मतलब ये मैकेनिक्स में है, मैकेनिक्स में हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज निकालनी, ये सरफेस टेंशन है, ये r रेडियस ऑफ द ट्यूब है, डेंसिटी g, 4 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, इसको डेराइव करना बहुत मुश्किल काम होगा। सो द फार्मूला कैन नॉट बी डेराइव बाय यूजिंग, क्योंकि यहां पर आप देखते होंगे कि m l t की पावर्स को हम कंपेयर करते हैं, x y z 3 अननोन होते हैं, 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन मिलेंगी, यहाँ पर 4 अननोन है, 4 पावर्स को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। चाहेंगे तो कोई 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ज्वाइन करके फिर हम कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी हमको एक हिंट चाहिए होगी तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते, डेराइव नहीं कर सकते। चौथा, अगर कोई 3 फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं, ये 5th और लास्ट पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, 3 फिजिकल क्वांटिटीज भी है, उसमें से 2 फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है, derivation of a physical quantity depending on 3 physical quantity in which 2 physical quantities have सेम डायमेंशन, 2 की डायमेंशन सेम है, सेम डायमेंशन, कैन नॉट बी डेराइव्ड, इसको भी डेराइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं डेराइव कर सकते? फॉर एग्जांपल हमने कहा कि डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, एग्जांपल डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर कैन बी रिटन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इनटू एल, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर इनटू एल। मुश्किल है, ये डेराइव नहीं हो सकता। मास है, ये रेडियस है और ये लेंथ है, रेडियस की डायमेंशन भी सेम है, लेंथ की डायमेंशन भी सेम है, और दोनों की सेम डायमेंशन जब होगी तो इक्वेशन बनाना बड़ा मुश्किल होगा और ये फॉर्मूला हम डेराइव नहीं कर पाएंगे। सो माय डियर, आई एम श्योर द डायमेंशनल एनालिसिस by attending lecture 1 and lecture 2 you must have enjoyed almost all the different questions I have covered, almost all the different concepts I have covered. Now अब इसके बाद आप लोग बुक से जो भी क्वेश्चन चाहेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद में you will find yourself confident in dimensional analysis.